आज हम लोग पढ़ेंगे नेशनल पार्क। इंडिया में जो भी नेशनल पार्क है उन सारे नेशनल पार्क के बारे में पढ़ेंगे। नेशनल पार्क, और ये भी देखेंगे कि इसके लिए क्या क्या व्यवस्थाएं किए गए हैं। तो नेशनल पार्क जो है कैटेगरी 2 में आता है। अब ये कैटेगरी 2 क्या है इसको भी जानेंगे। अब नेशनल पार्क है क्या, तो लार्ज नेचुरल और नियर नेचुरल एरियाज क्या है नेशनल पार्क। तो लार्ज नेचुरल जो प्राकृतिक हो या फिर नेचुरल के नजदीक हो, एरियाज सेट असाइड टू प्रोटेक्टेड लार्ज स्केल बायोलॉजिकल प्रोसेस along with the complement of a species and ecosystem characteristics of the area, which also provide a formation for environmentally and culturally compatible spiritual, scientific, educational, recreational and visitors opportunity। कहने का मतलब है प्रजाति और पारिस्थितिकी तंत्र की विशेषता के साथ साथ बड़े पैमाने पर पारिस्थितिकी प्रक्रियाओं की रक्षा करना नेशनल पार्क का उद्देश्य है। क्या है? प्रजातियों और पारिस्थितिक तंत्र की विशेषता, प्रजातियों और पारिस्थितिकी तंत्र की विशेषता के साथ साथ बड़े पैमाने पर पारिस्थितिकी प्रक्रियाओं को रक्षा करना नेशनल पार्क का उद्देश्य होता है। इसके द्वारा क्या क्या लाभ है, तो कल्चरली मतलब सांस्कृतिक लाभ होती है, स्पिरिचुअल होता है, साइंटिफिक होता है, वैज्ञानिक उद्देश्य इसका होता है, एजुकेशनल उद्देश्य होता है, शैक्षणिक, विजिटर्स अपॉर्चुनिटी। जहां नेशनल पार्क होगा वहां क्या क्या होगा, नेशनल पार्क से हमें क्या फायदा मिलेगा। तो पहला तो नेशनल पार्क से फायदा मिलेगा, पहला शैक्षणिक फायदा, जैसे शिक्षा के लिए। मान लीजिए कोई आज एक जानवर है वो कल विलुप्ति के कगार पर है, तो उसका बारे में जानकारी हमें कैसे मिलेगा, जब नेशनल पार्क में उसको सुरक्षित रखेंगे तब। उसी प्रकार से नेशनल पार्क क्या है, विजिटर्स अपॉर्चुनिटी, मतलब पर्यटन को बढ़ावा देता है, पर्यटन को बढ़ावा देता है। जैसे आपके एरिया में कोई जानवर जो पाया जाता है, एक विशेष ये एरिया है, ये एरिया में यहाँ पर कोई XYZ जानवर है, ये कहीं और नहीं पाया जाता है, तो दूसरे क्षेत्र में यहाँ B एरिया जो है, इस एरिया में कोई जानवर नहीं है, तो यहाँ रहने वाले लोग जो है, लोग यहाँ A साइड में रहने वाले जानवर को देखने आएंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, विजिटर्स अपॉर्चुनिटी बढ़ गई। ठीक है, तो ये फायदा है इसका। और ये नेशनल पार्क किस कैटेगरी में आता है, तो कैटेगरी 2 में, कैटेगरी 2 में आता है। अब कैटेगरी क्या है इसके बारे में भी हम लोग देखें। अब कहता है एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग इन द फील्ड ऑफ नेचुरल कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ नेचुरल सोर्स। क्या है कि आपका नेशनल पार्क जो होती है या फिर ये जो सोर्सेज है, एन इंटरनेशनल, एक इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय संस्था है, एक अंतरराष्ट्रीय संस्था नेशनल पार्क को सुरक्षित रखने या फ्लोरा एंड फाउना को सुरक्षित प्रोटेक्टेड करने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है, राष्ट्रीय संगठन कार्य करता है। और ये क्या करता है, तो फील्ड ऑफ नेचर कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्स, मतलब जो प्राकृतिक स्रोत हैं
प्राकृतिक स्रोत है, प्राकृतिक स्रोत का क्या करता है, संरक्षण करता है, संरक्षण करना, और उसका सतत उपयोग, सतत उपयोग के दिशा में कार्य करता है। अंतरराष्ट्रीय संगठन, और वो अंतरराष्ट्रीय संगठन कौन सा होगा, तो वो अंतरराष्ट्रीय संगठन आपका होगा IUCN। ये IUCN जो है आपको क्या प्रोवाइड करवाता है, तो जो स्रोत है आपका नेचुरल सोर्स, नेचुरल सोर्स प्राकृतिक स्रोत, प्राकृतिक स्रोत का उपयोग करने के लिए बताता है। इस जब स्थापित हुआ था IUCN संगठन बना था, तब इसका उद्देश्य क्या था कि जो नेचुरल सोर्स है, यहाँ नेचुरल सोर्स का कंजर्वेशन करना, संरक्षण करना और सस्टेनेबल मतलब सतत उपयोग के लिए संरक्षण करना था इसका उद्देश्य। अब IUCN का स्थापना कब हुआ था, तो IUCN का स्थापना 5 अक्टूबर 1948 को हुआ था, 5 अक्टूबर 1948 को हुआ था IUCN का स्थापना, जिसमें हम लोग मुख्य रूप से 1948 याद रखें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसका उद्देश्य क्या है, मोटो, IUCN का मोटो यूनाइटेड फॉर लाइफ एंड लिवलीहुड, मतलब जीवन और जीवन संरक्षा के लिए एकता को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। IUCN का फुल फॉर्म क्या होगा, पूरा नाम इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स। आई से हो गया इंटरनेशनल, यू से हो गया यूनियन, सी से हो गया कंजर्वेशन, ठीक है, और एन का मतलब हो गया नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स, ठीक है। अब इसका टाइप ये किस प्रकार का है, तो इंटरनेशनली ऑर्गेनाइजेशन है, अंतरराष्ट्रीय संस्था IUCN। ये फोकस किस पर करता है, ध्यान किस पर देता है, तो नेचर कंजर्वेशन, बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता, जैव विविधता। अब देखिए जैव विविधता कहने का मतलब क्या होगा, जीवों में, जैव मतलब जीव और विविधता मतलब बहुत सारे, एक नहीं अनेक प्रकार के जीवों का, और नेचर कंजर्वेशन मतलब प्राकृतिक संरक्षण, ठीक है, प्राकृतिक संरक्षण को बढ़ावा देता है, और बायोडाइवर्सिटी को। इसका लोकेशन क्या है, हेडक्वार्टर इसका कहाँ है IUCN का, तो IUCN का हेडक्वार्टर ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। कहाँ है, ग्लैंड स्विट्जरलैंड, ठीक है। इसका 1400 अभी मेंबर है वर्तमान में। IUCN का मेंबर कितने हैं, सदस्यों की संख्या, सदस्यों की संख्या IUCN का 1400 है, ठीक है। IUCN के सदस्यों की संख्या 1400। IUCN काम किस किस क्षेत्र में करता है, तो देखिए IUCN जो है बिजनेस एंड बायोडाइवर्सिटी में, क्लाइमेट चेंज में, फॉरेस्ट के लिए, जेंडर इक्वलिटी के लिए, मैरीन एंड पोलर नेचुरल बेस्ड सॉल्यूशन, स्पीशीज, वाटर, इकोसिस्टम मैनेजमेंट, इन्वायरमेंटल लॉ बनाता है, ग्लोबल पॉलिसी, प्रोटेक्टेड एरिया, वर्ल्ड हेरिटेज, साइंस एंड में ये करता है। इतने सारे क्षेत्रों पर इसका कार्य है। IUCN जो है, IUCN एक अंतरराष्ट्रीय संरक्षण संघ है, अंतरराष्ट्रीय संस्था था, हम लोगों ने देखा। IUCN एक अंतरराष्ट्रीय संरक्षण संघ है। इसका हिंदी जो होगा आपको, IUCN का हिंदी जो होगा वो अंतरराष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ, अंतरराष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ, अंतरराष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ, इंटरनेशनल यूनियन फॉर
कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स। आईयूसीएन का स्थापना कब हुआ था? आईयूसीएन का स्थापना 1948 में। वो भी कब हुआ था? 5 अक्टूबर 1948। अब आईयूसीएन जो है काम किस किस क्षेत्र में करता है? तो पहला चीज आईयूसीएन का काम क्या होगा? डेटा एकत्र करता है, डेटा एकत्र। इट इज इन्वॉल्व एंड डाटा गैदरिंग एंड एनालिसिस, रिसर्च, फील्ड प्रोजेक्ट, एडवोकेसी एंड एजुकेशन। यह जो है इट इज इन्वॉल्व इन डाटा गैदरिंग एंड एनालिसिस, रिसर्च, फील्ड प्रोजेक्ट, एडवोकेसी एंड एजुकेशन। यह डाटा का एकत्रण करता है और विश्लेषण करता है, अनुसंधान और उसका क्षेत्र परियोजना के लिए काम करता है। क्या करता है? डेटा एकत्रण, अनुसंधान करता है, विश्लेषण करता है, डेटा का एकत्रण करता है, विश्लेषण करता है, और क्या काम करता है? क्षेत्र परियोजना बनाता है। तो आईयूसीएन का काम क्या क्या हो गया? डेटा का एकत्रित करना, जमा करना डेटा, अनुसंधान करना, विश्लेषण करना, क्षेत्र परियोजना बनाना। अब डेटा किसका एकत्रित करेगा आईयूसीएन? सवाल उठता है कि डेटा तो एकत्रित करेगा, किसका डेटा एकत्रित करेगा? तो ये डेटा एकत्रित करेगा, डेटा जमा करेगा, सूचना उसके बारे में जमा करेगा। ये पहला चीज फ्लोरा के बारे में जमा करता है। फ्लोरा मतलब पौधा, फ्लोरा और फौना के बारे में ये डेटा एकत्रित करता है, जीव जंतु और पेड़ पौधा के बारे में। उसके बाद अनुसंधान करता है। तो अनुसंधान भी करेगा किसके बारे में? तो ये अनुसंधान करेगा आपको जीव जंतु और पौधों के बारे में ही, ठीक है। ये विश्लेषण भी करेगा उसी के लिए, और क्षेत्र परियोजना भी बनाएगा फ्लोरा और फौना के लिए ही, ठीक है। अब ये और क्या क्या करेगा? तो ये एक प्रकार का गैर सरकारी संगठन है, ये कोई सरकारी संगठन नहीं है। कैसा है? गैर सरकारी संगठन है। ये जो है आपका गैर सरकारी संगठन है, ठीक है। इट हैज मेंबरशिप ऑफ ओवर 1400 गवर्नमेंटल एंड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। ये गैर सरकारी संगठन है, मतलब ये इसमें सरकार का कोई सरकारी कोई काम नहीं है, ये अपना प्राइवेट संस्था है, ठीक है। यह एक प्राइवेट संस्था है। और आईयूसीएन हैज ऑब्जर्वर एंड कंसल्टेटिव स्टेटस एट द यूनाइटेड नेशन। ये जो है आईयूसीएन, ये आईयूसीएन यूनाइटेड नेशन में कोई सदस्य या भागीदार नहीं है, बल्कि संयुक्त राष्ट्र संघ में आईयूसीएन जो है आपका पर्यवेक्षक और परामर्शदात्री का दर्जा प्राप्त है। आईयूसीएन को यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड यूएनओ जिसको कहते हैं यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसमें आईयूसीएन का क्या भागीदारी है? आईयूसीएन, तो आईयूसीएन जो है पर्यवेक्षक मतलब निरीक्षण करने वाला के रूप में और परामर्शदात्री के रूप में, परामर्श देने वाला के रूप में यह काम करता है। तो अब प्रश्न पूछा जाएगा, भाई बताइए इनमें से कौन सा सही है? तो लिख देगा वहां पर क्या, आईयूसीएन जो है यूनाइटेड नेशन का एक अंग है? तो नहीं, वहां यह एक पर्यवेक्षक है, वहां परामर्शदात्री का दर्जा प्राप्त है इसको, ठीक है। यह जो प्राकृतिक संरक्षण और जैव विविधता के लिए काम करता है, प्राकृतिक संरक्षण और जैव विविधता के लिए काम करता है। और ये क्या करता है? तो प्राकृतिक संरक्षण है तो विश्वव्यापी कोष है एक, वर्ल्ड वाइड फंड कहता यह जो है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर
वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, जो कि विश्व का एक संस्था है, यह प्राकृतिक वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, मतलब नेचर मतलब प्राकृतिक, तो प्रकृति के संरक्षण के लिए विश्वव्यापी संस्था का स्थापना में यह भागीदार है। वर्ल्ड वाइड फंड WWFN के संस्थापना में IUCN जो है योगदान देता है या योगदान दिया है। IUCN वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर में IUCN जो है सहयोगी है। और है क्या, तो ये जो है विश्व संरक्षण निगरानी केंद्र का भी स्थापना में, वर्ल्ड कंजर्वेशन मॉनिटरिंग सेंटर, वर्ल्ड कंजर्वेशन फॉर मॉनिटरिंग सेंटर के स्थापना में भी यह सहयोगी है। विश्व संरक्षण निगरानी केंद्र जो होती है जीव जंतुओं पेड़ पौधों के लिए, उसमें भी ये सहयोगी है। ठीक है, अब IUCN और इंडिया को देखते हैं। IUCN तो एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है भाई, तो इंडिया में इसका क्या योगदान है, भारत में ये क्या काम करेगा IUCN, तो भारत में जो है IUCN क्या करेगा, उसको हम लोग देख लें। तो इंडिया में IUCN जो है, ये भारत दुनिया के केवल 2.4% भूमि क्षेत्र के साथ सभी दर्ज प्रजातियों में 7 से 8% के लिए जिम्मेदार है, जिसमें पौधों की 45,000 से अधिक, जिसमें पौधों की 45,000 से अधिक प्रजातियां और 91,000 प्रजातियां शामिल है। कहता क्या है कि इंडिया ए मेगा डाइवर्सिटी, इंडिया ए मेगा डाइवर्सिटी कंट्री विथ ओनली 2.4% ऑफ द वर्ल्ड लैंड एरिया, मतलब विश्व का कितना प्रतिशत क्षेत्र है, वर्ल्ड का भारत कितना परसेंट है, तो इंडिया जो है वर्ल्ड का 2.4% है, मतलब पूरा विश्व इतना बड़ा है वर्ल्ड, तो इसमें इतना छोटा इंडिया है। इंडिया का क्षेत्रफल कितना है, 2.4%, और फिर भी ये मेगा डाइवर्सिटी कंट्री है इंडिया, विश्व मेगा डाइवर्सिटी, इसका क्षेत्रफल जो है 32,87,263 किलोमीटर है, ये आपका किलोमीटर में है, और ये 2.4% है पूरे विश्व का। ठीक है, कहता 2.4% ऑफ द वर्ल्ड लैंड एरिया, काउंट ऑफ 7 to 8% ऑफ ऑल रिकॉर्ड स्पीसीज, मतलब विश्व का 7 से 8% जो प्रजातियां हैं वो कहां पाई जाती है, भारत में, इंक्लूडेड 45,000 स्पीसीज, 45,000 प्रजातियां जो है पौधों का, और 91,000 प्रजातियां जो है पशुओं का, जानवरों का, 41,000 किसका, सॉरी 45,000 जो है आपको पौधे की प्रजातियां हैं। ठीक है, और 91,000 आपका किसका, जंतुओं का प्रजाति पाया जाता है, कहां, भारत में। कहता है इंडिया बिकेम एट स्टेट मेंबर ऑफ IUCN, इंडिया बिकम ए स्टेट मेंबर ऑफ IUCN इन 1969, इंडिया जो है 1969 में IUCN का सदस्य बना। अब बताइए IUCN का स्थापना कब हुआ था, 1900 कितना, IUCN का स्थापना 1948 कब हुआ, 1948 में हुआ IUCN का स्थापना, और वो भी कब, 5 अक्टूबर को, 5 अक्टूबर 1948 को हुआ IUCN का स्थापना।
अब IUCN का स्थापना हुआ 5 अक्टूबर को। नेशनल पार्क कौन सा कैटेगरी में है IUCN का? नेशनल पार्क कैटेगरी कौन सा? कैटेगरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कौन सा कैटेगरी में है? तो IUCN जो है आपका कैटेगरी 2 कैटेगरी 2 में नेशनल पार्क है। ठीक है, जैसे हम लोग किताब को बांट के रखते हैं ना, चैप्टर 1 चैप्टर 2, ये भारत जो है 1969 में बना था IUCN का सदस्य। हो गया, भारत 1969 में बना किसका सदस्य? IUCN का। अब इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये क्या करता है? तो इसके द्वारा प्रोटेक्टेड एरिया किस प्रकार का बांटा गया है, ये क्षेत्रों को बांट दिया गया, नाम दे दिया। जैसे एक किताब होती है, मान लीजिए ये एक किताब है, इस किताब में बहुत से चैप्टर होंगे, ABCD या 1 2 3 करके रहता है, इसको पूरी किताब कहते हैं। इसी प्रकार ये पूरा दुनिया को ही बांट दिया। IUCN जो है, IUCN पूरे दुनिया को बांट दिया, और वो भी कितने क्लास में? तो कितने चैप्टर में? ये 6 चैप्टर में बांटा। IUCN कितने चैप्टर में बांटा पूरे दुनिया को? 6 चैप्टर में। 6 चैप्टर में IUCN प्रोटेक्टेड एरिया कैटेगरीज, कैटेगरी 1 जो है 1A और 1B, कैटेगरी 1 चैप्टर 1 को भी बांट दिया गया और 2 भाग में, A और B में। तो कैटेगरी A में आता है स्ट्रिक्ट नेचर रिजर्व, स्ट्रिक्ट नेचर। कैटेगरी 1A, कैटेगरी 1 का A जो है स्ट्रिक्ट है, स्ट्रिक्ट नेचर रिजर्व। फिर कैटेगरी 1B, कैटेगरी 1B वाइल्डरनेस एरिया है, कैटेगरी 1B वाइल्डरनेस एरिया। कैटेगरी 2 नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान। हम लोग का काम का यहां से है। कैटेगरी 2 नेशनल पार्क, इसमें सिर्फ कभी कभी यही पूछा जाएगा कि स्ट्रिक्ट नेचर रिजर्व जो है, स्ट्रिक्ट नेचर रिजर्व किस कैटेगरी में आता है? तो कैटेगरी 1 में। 1 का भी कहा? 1A में। अब उसके बाद वाइल्डरनेस एरिया, तो वाइल्डरनेस एरिया जो है कैटेगरी 1B में आता है। कैटेगरी 2 में कौन सा आएगा? तो नेशनल पार्क आएगा। कैटेगरी 3 में क्या आएगा? नेचुरल मोन्यूमेंट ऑफ फ्यूचर, प्राकृतिक स्मारक। अब प्राकृतिक स्मारक क्या होता है, कैसा है? स्मारक तो जानते हैं कि आदमी कोई भी डेट करता है या किसी भी प्रकार का आदमी के बारे में जो बनाया जाता है उसको स्मारक कहते हैं। स्मृति चिन्ह होती है स्मारक एक प्रकार का। लेकिन प्राकृतिक स्मारक, तो प्राकृतिक स्मारक जो होता है वो क्या होता है? तो प्राकृतिक के द्वारा बनाए गए किसी भी प्रकार के पहाड़ पर्वत का जो एक आकृति होती है वो आपका प्राकृतिक स्मारक कहलाता है। कैटेगरी 4 जो है हैबिटेट मैनेजमेंट एरिया, पर्यावास और प्रजाति प्रबंधन क्षेत्र है। कैटेगरी 4 किसका है? तो हैबिटेट मैनेजमेंट एरिया है। उसके बाद कैटेगरी 5 प्रोटेक्टेड लैंडस्केप, सीस्केप एरिया, भूदृश्य जो जमीन के हिसाब से हो। कैटेगरी 6 आपका जो आएगा वो प्रोटेक्टेड एरिया विथ सस्टेनेबल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्स, प्रोटेक्टेड एरिया विथ सस्टेनेबल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्स। अब इसमें देखिए रिस्ट्रिक्शन जो है आपको कहां से कैसे बढ़ते जाएगा। अगर प्रश्न पूछा जाए कि बताइए कि इनमें से कौन सा एरिया में जाने के लिए पाबंदी ज्यादा सख्त होगी, और ऑप्शन रहे कैटेगरी 1, कैटेगरी 1 2 3 4
तो किस कैटेगरी में आपको सबसे ज्यादा रिस्ट्रिक्शन होगा? तो कैटेगरी 1 में सबसे ज्यादा रिस्ट्रिक्शन होगा। ये रिस्ट्रिक्शन जो है नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे इसमें, तो क्या होगा? बढ़ेगा। कैटेगरी 1 सबसे ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड, कैटेगरी 2 उससे कम, कैटेगरी 3 उससे कम। इसी प्रकार से सभी में रिस्ट्रिक्शन नीचे से ऊपर जाएंगे बढ़ेगा, ऊपर से नीचे आएंगे तो कमते जाएगा। पाबंदियां जो है ऊपर से नीचे की ओर अगर आते हैं तो क्या होगा? कमेगा। सबसे ज्यादा कैटेगरी 1 में पाबंदी होगा। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना कि कैटेगरी बांटा जाता है क्लास में, स्कूल में बांटा जाता है सेक्शन। सेक्शन ए में सबसे तेज लड़का, सेक्शन बी में उससे थोड़ा बहुत लड़का, उससे थोड़ा कम पढ़ने वाला लड़का सेक्शन सी में हम लोग बचपन में बांटते हैं। उसी प्रकार से सेक्शन ए, कैटेगरी ए जो है सबसे ज्यादा हैबिटेट होगा, सबसे ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड होगा। कैटेगरी 1 ए जो होगा सबसे ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड, कैटेगरी 1 बी जो होगा उससे थोड़ा कम रिस्ट्रिक्टेड, कैटेगरी 2 जो होगा उससे भी कम रिस्ट्रिक्टेड। उसी प्रकार से नीचे 6 में, अगर कैटेगरी 6 में जाएंगे तो क्या हो जाएगा? वो सबसे कम रिस्ट्रिक्टेड एरिया है। समझ गए? उसके बाद है IUCN रेड लिस्ट। देखते हैं तो IUCN रेड लिस्ट है क्या? तो IUCN रेड लिस्ट द threatened species also the IUCN रेड लिस्ट और रेड डाटा लिस्ट। जनरली रेड लिस्ट का कहने का मतलब हम लोग पढ़ते हैं तो क्या होता है कि रेड लिस्ट में वैसे जीव जंतुओं को शामिल किया जाता है जो कि विलुप्ति के कगार पे हो। क्या होगा? विलुप्ति के कगार पे हो। ठीक है, रेड लिस्ट में वैसा जीव जंतु आएगा जो विलुप्ति के कगार पे हो। जैसे आपको अभी बिहार में देखा जाए तो गिद्ध, गिद्ध जो है विलुप्त हो रही है, विलुप्त प्राय प्रजाति हो गई है। तो गिद्ध को रेड लिस्ट में शामिल किया जाएगा। अब जब रेड लिस्ट में शामिल किया जाएगा तो क्या हो जाएगा? इस पर सरकार का ध्यान जाएगा, भाई रेड लिस्ट में ये है, इस पे ध्यान देगा विशेष। जैसे स्कूल में ही देखा जाए तो किसी एक व्यक्ति को अगर टॉपर कह दिया जाता है तो पूरा स्कूल का ध्यान उस पर चला जाता है। उसी प्रकार से रेड लिस्ट जो है जंतुओं में एक तरह से टॉपर है, ये विलुप्ति के कगार पे पहुंच गया है, तब इस पर ज्यादा ध्यान देगा। IUCN ने ही ये काम किया है। IUCN जो है इस रेड लिस्ट वगैरह को बांटा है। IUCN ने ही, IUCN क्या किया कि इसने एक काम किया, और वो काम किया कि जितने भी विश्व में हैं, जितने भी जीव हैं या पौधा है, सबका एक लिस्ट बनाया, सबका एक लिस्ट बनाया और उस लिस्ट को 6 भागों में बांटा। और उसमें बताया क्या IUCN ने कि भाई पहला लिस्ट में जो प्रजाति है वो एकदम लास्ट हो गया है, पहला लिस्ट में प्रजाति है वो एकदम लास्ट हो गया है, विलुप्ति के कगार पे आ गया है। दूसरा लिस्ट में है वो थोड़ा सा भी बच रहा है लेकिन इस पे ध्यान दो। इस प्रकार से 6 लिस्ट बना दिया। किसी में कुछ बचने वाला, जैसे मान लिया जाए कहीं हम लोग देख लेते हैं तो एक लिस्ट बनाते हैं हम लोग अपने एरिया में, 6 लिस्ट बना रहे हैं IUCN की तरह। पहला लिस्ट में हम लोग गाय रखते हैं, दूसरा लिस्ट में भैंस, तीसरा तोता, चौथा पीपल, पांचवा नीम, छठा लिस्ट में हम लोग सागवान का वृक्ष रख लेते हैं,
तो पहला में गाय की संख्या 1, दूसरा में रख लेते हैं 3, तीसरा में 4, चौथा में पहला लिस्ट गाय, दूसरा भैंस, तीसरा पीपल, चौथा सागवान, पांचवा लिस्ट जो है रख लेते हैं कोई भी सोर्स, जैसे लौह अयस्क, तो गाय की संख्या मान लीजिए 1 है, भैंस की संख्या 2, पीपल की संख्या 15, सागवान की संख्या 8, लौह अयस्क की संख्या को अगर 10 वैल्यू दें तो इसमें सबसे ज्यादा ध्यान किस पे देना होगा, हमको ये पता चल जाएगा लिस्ट जब बनेगा कि भाई गाय को संरक्षित करना बचाना जरूरी है, भैंस को थोड़ा इस गाय से जरा कम ध्यान भी देंगे तो भी चलेगा, उसके बाद पीपल को थोड़ा इससे भी कम ध्यान दें, तो ध्यान हमारा किस ओर बटेगा, ये IUCN ने काम किया कैटेगरी बांट करके, और कैटेगरी 6 कैटेगरी बांटा, 6 में छठा कैटेगरी थोड़ा कम ध्यान देंगे तो चलेगा, लेकिन पहला कैटेगरी में जो भी रहेगा उस पर सबसे ज्यादा ध्यान देना अत्यंत आवश्यक हो जाएगा। IUCN का रेट लिस्ट जो है वो बना था 1964 में। रेड लिस्ट कब बना? 1964 में बना। अब बताइए IUCN का स्थापना कब हुआ? IUCN का स्थापना 1948। IUCN का स्थापना 1948, 5 अक्टूबर 1948। IUCN में भारत की सदस्यता कब मिला? 1969 भारत सदस्य बना IUCN का। ठीक है, उसके बाद IUCN जो है यूएन में किस प्रकार का पद रखता है? तो IUCN जो है पर्यवेक्षक के रूप में है, पर्यवेक्षक के रूप में, और परामर्शदात्री, परामर्शदात्री संस्था है, यही ना। IUCN जो है पूरे विश्व के फ्लोरा और फौना को कितने कैटेगरी में बांटा? तो 6 कैटेगरी में बांटा, 6 कैटेगरी, जिसमें अगर सभी कैटेगरियों को अगर मिलाया जाए तो 7 कैटेगरी बनता है, जो कि कैटेगरी 1 जो है 2 भाग में बटा हुआ है। अब IUCN ने रेड लिस्ट कब जारी किया था, लिस्ट बनाया था? तो लिस्ट बनाया 1964, लिस्ट बनाया 1964। IUCN का मुख्यालय कहां है? IUCN का मुख्यालय स्विट्जरलैंड का, स्विट्जरलैंड का कहां? स्विट्जरलैंड में कहां है? स्विट्जरलैंड का ग्लैंड, ग्लैंड एक शहर है, ग्लैंड में इसका हेडक्वार्टर है IUCN का। ठीक है, अब बताइए कि राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क, नेशनल पार्क IUCN का किस कैटेगरी में आता है? नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान कैटेगरी 2, कैटेगरी 2, नेशनल पार्क कैटेगरी 2। अब बताइएगा नेचुरल मॉन्यूमेंट ऑफ फीचर, नेशनल मॉन्यूमेंट ऑफ फीचर किस में आता है? नेशनल मॉन्यूमेंट ऑफ फीचर ये आपका कैटेगरी 3, कैटेगरी 3 किस में आएगा? कैटेगरी 3 में आएगा नेशनल मॉन्यूमेंट ऑफ फीचर। अब बताइएगा हैबिटेट मैनेजमेंट एरिया या स्पीसीज मैनेजमेंट एरिया, कैटेगरी 4, स्पीसीज मैनेजमेंट एरिया किसमें? कैटेगरी 4 में आएगा। प्रोटेक्टेड लैंडस्केप, प्रोटेक्टेड लैंडस्केप कैटेगरी 5, प्रोटेक्टेड लैंडस्केप कैटेगरी 5 में आएगा।
अब बताइए प्रोटेक्टेड एरिया विथ सस्टेनेबल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्स, प्रोटेक्टेड एरिया विथ सस्टेनेबल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्स किस कैटेगरी में है? कैटेगरी 6, कैटेगरी 6 में है। ठीक है, कैटेगरी 6 तक हो गया याद? नहीं याद हुआ तो याद हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। रेड लिस्ट डाटा हम लोग देख लिए। रेड लिस्ट डाटा कब बना था? रेड लिस्ट 1964, 1964। रेड लिस्ट 1964 में बना। IUCN जो है किसी भी क्षेत्र को बांटने के लिए 5 क्राइटेरिया लगाता है, क्राइटेरिया का उपयोग करता है। 5 क्राइटेरिया। पहला क्राइटेरिया होगा पॉल्यूशन डिक्लाइन, पॉपुलेशन डिक्लाइन करेगा, जनसंख्या की दर में गिरावट के आधार पर बांटेगा। दूसरा जियोग्राफिकल रेंज, भौगोलिक सीमा, दूसरा रीजन होगा बांटने का भौगोलिक सीमा। तीसरा रीजन होगा क्या प्रजातियों में पहले से ही एक छोटी आबादी में है, स्पीसीज ऑलरेडी पोसेस ए स्मॉल पॉपुलेशन साइज, क्या जो प्रजाति पाई जा रही है वो पहले से ही छोटी आबादी में है। अगर कोई भी स्पीसीज पहले से छोटी आबादी में है तो उसको बढ़ावा दिया जाएगा। भौगोलिक सीमा उसका क्या है, उसके क्षेत्र का विस्तार करेगा। जनसंख्या की दर में अगर गिरावट आ रही है तो उसके लिए भी ये काम करेगा। फिर क्या प्रजातियों की आबादी बहुत कम है या प्रतिबंधित क्षेत्र में रहती है, कोई भी प्रजाति प्रतिबंधित क्षेत्र में रह रही है तो उसके लिए भी काम करेगा। क्या मात्रात्मक विश्लेषण के परिणाम विलुप्त होने की उच्च संभावना को इंगित करता है। तो IUCN जो है इन 5 तरीकों से किसी भी जीव को कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, जो 6 कैटेगरी दर्शाया गया है उसमें रख सकता है। तो पहला है जनसंख्या की दर में गिरावट, दूसरा भौगोलिक सीमा, तीसरा पहले से ही वो छोटी आबादी में है या नहीं, फिर चौथा हो जाएगा आपका आबादी बहुत कम है या प्रतिबंधित क्षेत्र में है, छठा 5वां हो जाएगा आपका मात्रात्मक विश्लेषण के अनुसार अगर वो उसका विश्लेषण किया जाता है, गिनती किया जाता है तो क्या वो उच्च संभावना है उसको विलुप्त होने की, जो कि रेड लिस्ट आपका बनाया गया था। तो इस आधार पर रेड लिस्ट बनता है। इन 5 तत्वों को मिलाने के बाद रेड लिस्ट आपका तैयार किया जाता है। IUCN रेड लिस्ट का कैटेगरी बांटा गया है। IUCN का जो रेड लिस्ट है उसको भी कैटेगरी में बांटा गया है और उसका कैटेगरी जो है आपका 7 कैटेगरियों में बांटा गया है। IUCN का रेड लिस्ट जो है वो 7 कैटेगरी का होता है, 7 प्रकार का रेड लिस्ट है। एक एक्सटिंक्ट, दूसरा एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, तीसरा हो जाएगा क्रिटिकली इंडेंजर, क्रिटिकली इंडेंजर। एक्सटिंक्ट का मतलब होता है नो नोन इंडिविजुअल रिमेनिंग, मतलब विलुप्त वे प्रजातियां जो विगत 50 वर्ष में अपने प्राकृतिक आवास में न देखी गई हो। एक्सटिंक्ट जो होगा, एक्सटिंक्ट इसको शॉर्ट फॉर्म में EX से डिनोट करते हैं। अब कहीं भी EX लिखा हुआ मिले मतलब ये विलुप्त होने वाली प्रजाति है, विलुप्ति के कगार पे आ गया। ये अब जल्दी आपको देखने के लिए मिलेगा नहीं। अब ये विलुप्ति के कगार पे आ गया है, कब कहेंगे इसको, जब ये 50 वर्षों में अपने प्राकृतिक आवास में देखने के लिए ना मिले। 50 वर्ष हो जाए या इससे ज्यादा, तो ये देखने के लिए 50 वर्षों में अगर कोई प्रजाति देखने के लिए नहीं मिले तो इसे क्या कहेंगे,
एक्सटिंक्ट कहेंगे, विलुप्त कहेंगे, विलुप्त प्रजाति इसे घोषित किया जाएगा, या विलुप्ति के कगार पे कह सकते हैं इसको, नहीं विलुप्त कहा जाएगा इसको 50 वर्षों में अगर नहीं दिखा गया। और ये कहाँ नहीं देखा गया, तो ये अपने प्राकृतिक आवास में, जिस क्षेत्र में ये पाया जाता था उस क्षेत्र में अगर 50 वर्षों में नहीं दिखाया गया तो इसको हम लोग विलुप्त घोषित करेंगे। फिर है एक्सटिंक्ट इन डेंजर, एक्सटिंक्ट इन डेंजर, इसे ईडब्ल्यू से सूचित करते हैं। ईडब्ल्यू ये नोन ओनली टू सर्वाइव इन कैपेसिटी और एज ए नेचुरलाइज्ड पॉपुलेशन आउटसाइड इन इट्स हिस्टोरिक रेंज, मतलब वन से विलुप्त हुए प्रजातियां जो अपने प्राकृतिक आवास में नहीं पाई जाती हैं किंतु उन्हें कृत्रिम आवासों या चिड़ियाघरों में रखा जाता है। तो ईडब्ल्यू जो है, ईडब्ल्यू एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, मतलब जंगल में ये सुरक्षित नहीं है, जंगल में सुरक्षित नहीं है, तो इन्हें ला करके आपको रखा जाता है कहाँ, चिड़ियाघर में। ये अपने प्राकृतिक आवास में ना पाया जाए तो इसे कहाँ रखा जाएगा, चिड़ियाघरों में। तो इसके लिए ईडब्ल्यू का उपयोग करेंगे। उसके बाद आपको आ जाता है सीआर, क्रिटिकली इंडेंजर, क्रिटिकली इंडेंजर, इसको सीआर से लिखेंगे, तीसरा कैटेगरी सीआर। तो क्रिटिकली इंडेंजर जो होता है वो अति संकटग्रस्त प्रजातियां हैं, और ये प्रजातियां जो है विगत 10 वर्षों में 90% की कमी दर्ज की गई है। 10 वर्ष में 90% की कमी इसकी जनसंख्या में हुई हो, या कुल जनसंख्या 250 से कम हो गया हो, कुल जनसंख्या -250 से कम हो गया हो, या फिर 3 वर्ष में 25% की कमी आई हो, 3 वर्ष में 25% का कमी आएगा तो, या 10 वर्ष में 90% का कमी आएगा, या फिर 250 से इसकी संख्या कम गई हो। कोई भी प्रजाति हो, कोई भी जीव जंतु, उसकी संख्या अगर 250 से कम हो गया है तो उसे क्रिटिकल इंडेंजर में रखा जाएगा। या फिर उसका दूसरा कंडीशन है 10 साल में 90% गायब हो गया हो तो भी उसको क्रिटिकल इंडेंजर में रखा जाएगा। या फिर 3 साल में 25% से कम जाए उसकी जनसंख्या तो भी उसे क्रिटिकल इंडेंजर में रखा जाएगा। फिर चौथा कैटेगरी आपका जो है वह है इंडेंजर, इंडेंजर का कैटेगरी। तो इंडेंजर का कैटेगरी जो है ये हाई रिस्क ऑफ एक्सटेंशन इन द वाइल्ड पॉपुलेशन डिक्लाइन 20% इन द 10 ईयर और 3 जनरेशन। संकटग्रस्त प्रजातियों, ऐसी प्रजातियां जिनकी जनसंख्या में विगत 10 वर्ष में 70% कमी आई है। इंडेंजर के लिए 10 साल में 70% और क्रिटिकल इंडेंजर के लिए 10 साल में कितनी जनसंख्या कमना चाहिए, कितनी कमना चाहिए, क्रिटिकल सीआर, क्रिटिकल के लिए क्रिटिकली इंडेंजर के लिए 10 साल में 90% जनसंख्या कम जाए तो इस कोई भी प्रजाति को कहेंगे क्रिटिकली इंडेंजर। ये विलुप्ति के कगार पे है, इस पे ध्यान देना चाहिए। अगर किसी भी प्रजाति का एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड कहेंगे ईडब्ल्यू एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, जब ये प्राकृतिक आवास में नहीं पाई जाती हो। जैसे किसी क्षेत्र में कोई जानवर पाया जा रहा है, कोई पक्षी मिल रहा है और वो पक्षी गायब हो जाए, वो नहीं पाया जा रहा, अब वो कहां देखने के लिए मिले, वो सिर्फ चिड़ियाघर में मिलेगा, या कहीं जहां पर उसका प्राकृतिक आवास नहीं है उसको आदमी जो है उठा करके ले जाकर के सुरक्षित करे तो वो आपको हो जाएगा एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, मतलब जंगलों से गायब। और एक होता है एक्सटिंक्ट मतलब ईएक्स जो विलुप्त हो चुका, 50 वर्षों में नहीं देखा गया, जो 50 वर्ष में नहीं देखने के लिए मिले उसे एक्सटिंक्ट कहेंगे। ईडब्ल्यू एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड
ये चिड़ियाघर में देखने के लिए मिलेगा। क्रिटिकली 10 साल में 90% गायब हो जाए, या फिर 250 संख्या में बच जाए, या 250 से कम हो जाए, या 3 साल में 25% की कमी दर्ज हो, तो भी उसे क्रिटिकल इंडेंजर में रखेंगे कैटेगरी में। फिर चौथा कैटेगरी है इंडेंजर। इंडेंजर कैटेगरी 10 वर्ष में अगर 70% से कम हो जाए, 10 वर्ष में कितना कम हो जाए, 70%, या फिर 10 वर्ष में 70% की कमी दर्ज हो और वर्तमान में उनकी कुल जनसंख्या जो है 2500 से कम हो। वर्तमान में उसका कुल जनसंख्या क्या हो जाए, 2500 से कम हो, और 5 वर्ष के अंदर 20% की कमी दर्ज की गई हो। कितना में, 5 वर्ष में 20% की कमी हो और वर्तमान में उसे 2500 जनसंख्या बच रहा हो। वर्तमान में 2500 जनसंख्या बचेगा और 5 साल में 20% की कमी हो, तो उसे हम लोग इंडेंजर के कैटेगरी में रखेंगे। या फिर 10 साल में 70% जनसंख्या कम जाए, तो उस जंतु या उस पौधे को इंडेंजर के कैटेगरी में रखेंगे। ये चौथा कैटेगरी। उसके बाद एक पांचवा कैटेगरी है वल्नरेबल। तो वल्नरेबल जो होता है वो आपका संवेदनशील प्रजातियां हैं, और वे प्रजातियां जिनकी जनसंख्या 10 वर्ष में कितना कम जाए। वल्नरेबल को हम लोग VU से डिनोट करते हैं, VU। VU वल्नरेबल जो है 10 साल में कितना कम जाए, 10 साल में 50%, 10 साल में 50% की जनसंख्या की कमी आ जाए। अब बताइएगा, पहला फिर से बताइए, एक्सटिंक्ट में कितने परसेंट या कितने साल में होगा, किसी भी प्रजाति को एक्सटिंक्ट घोषित करेंगे कब, कब घोषित करेंगे एक्सटिंक्ट, 50 साल में अगर दिखाई नहीं दे तो उसे एक्सटिंक्ट घोषित कर देंगे, विलुप्त। 50 साल में दिखाई नहीं देगा तो उसे विलुप्त घोषित कर देंगे, ठीक है। अब एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड किसी भी जीव जंतु को कब कहेंगे, जब उसे सिर्फ चिड़िया घर में ही देखने के लिए मिले। कहा, चिड़िया घर में। क्रिटिकल इंडेंजर कब कहेंगे, क्रिटिकल इंडेंजर बताइए, क्रिटिकल इंडेंजर 10 साल में 90% जनसंख्या गायब हो जाए। 10 साल में कितना गायब हो जाए, 10 साल में 90% जनसंख्या गायब हो जाए, या फिर उसकी जनसंख्या कितना बच जाए, 250 की संख्या में हो, तो उसे क्रिटिकल इंडेंजर कहेंगे। 250 की जनसंख्या बच जाएगा तो भी उसको किस में रखेंगे, क्रिटिकल इंडेंजर। किसमें, क्रिटिकल इन डेंजर में, ठीक है, क्रिटिकली इंडेंजर। और 3 साल में अगर 25% जनसंख्या गायब हो जाता है तो भी उसको क्रिटिकली इंडेंजर में रखा जाएगा। अगर 10 साल में 70% गायब हो जाएगा तो कौन सा, इंडेंजर के कैटेगरी में आ जाएगा। या फिर 2500 जनसंख्या बच रहा हो और 5 वर्ष में 20% जनसंख्या गायब हो जाए तो भी इंडेंजर में रहेगा वो। फिर है वल्नरेबल कब कहेंगे, जबकि 10 साल में 50% गायब हो जाए, आधी आबादी गायब हो गई। 10 साल में आधी आबादी गायब हो जाएगा तो उसको किस में रखा जाएगा, वल्नरेबल में। या फिर उसकी वर्तमान संख्या जो है आपको 10,000 से कम हो जाए, वर्तमान जनसंख्या कितनी हो जाए, 10,000 से कम, और 10 वर्ष में 10% की कमी दर्ज की जाए। और क्या है, 10 वर्ष में 10% की कमी। 10,000 वर्तमान में हो और 10 साल में 10% की कमी हो जाए तो भी इसको वल्नरेबल में कहेंगे, या 10 साल में 50% की कमी हो जाए तो भी, ठीक है। ये आपका पांचवा कैटेगरी हो गया। फिर छठा कैटेगरी लिस्ट कंसर्न।
लिस्ट कॉन्सर्न होगा। तो लिस्ट कॉन्सर्न जो होती है, सॉरी, पांचवा जो है आपका नियर थ्रेटेंड, लाइकली टू बिकम इन डेंजर इन द नियर फ्यूचर। ये संकटापन में है, ये संकट में है आपका एंटी, नियर थ्रेटेंड। आपका छठा जो है नियर थ्रेटेंड है, ये संकट में है, भविष्य में इस पर संकट आएगा, भविष्य में इस पर संकट आने की संभावना है, भविष्य में इस पर संकट। नियर थ्रेटेन, एंटी जहां लिखा हुआ मिल गया कोई भी, जैसे यहां पर एक फिगर बना हुआ है, इसमें कुत्ता लिखा हुआ हो और कुत्ता में नीचे लिखा हुआ एंटी, तो एंटी इसका मतलब ऐसे ये फिगर बना हुआ, इसका मतलब है कुत्ता जो है आपका भविष्य में संकट में आने वाला है, इस पर ध्यान देने की जरूरत है, इसको बचाओ। फिर है एक सातवां, लिस्ट कॉन्सर्न, लिस्ट कॉन्सर्न। तो लिस्ट कॉन्सर्न एलसी से इसको डिनोट करेंगे, लिस्ट कॉन्सर्न एलसी से डिनोट करेंगे। ये जो है लोएस्ट रिस्क है, एलसी जो है ये लोएस्ट रिस्क में है, मतलब इस पे बहुत कम रिस्क है, ये अभी संकट से मुक्त है। एलसी जो है आपका संकट से मुक्त है, इस पे कोई प्रकार का संकट नहीं है, इस पे अभी ध्यान ना भी दें तो चलेगा। लेकिन अगला है सातवां, डाटा एफिशिएंस, डाटा डिफिशियंट। तो डाटा डिफिशियंट डबल डी, डबल डी जो है इसका आंकड़ा अपर्याप्त है, आंकड़ा ही उपलब्ध नहीं है डबल डी। फिर नॉट इवेल्युएटेड, जिसके आंकड़े उपलब्ध ही नहीं है, एक तो आंकड़ा मिल रहा है लेकिन पूरी आंकड़ा नहीं मिल रहा है, डबल डी डाटा डिफिशियंट। और नॉट इवेल्युएटेड एनी, एनी का मतलब इसका आंकड़ा ही नहीं मिला है, एक तो आंकड़ा मिला लेकिन वो पर्याप्त नहीं है, जितनी चाहिए उससे कम है, वो डबल डी में आएगा। और एक तो है एनी जिसकी कोई आंकड़ा ही नहीं है, ठीक है। अब जैसे यहां देखिए, देखिए जैसे ये रेड लिस्ट का कैटेगरी का विभाजन किया गया है, रेड लिस्ट का 7 कैटेगरी में बांटा गया है, जिसमें एक्सटिंक्ट है, एक्सटिंक्ट, ईडब्ल्यू, एक्सटिंक्ट, ईडब्ल्यू मतलब एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, सीआर क्रिटिकल इंडेंजर, क्रिटिकल इंडेंजर, ईएन इंडेंजर, वीयू वल्नरेबल, एनटी नियर थ्रेटेंड, एलसी लिस्ट कंसर्न, ये 7 हो गई लिस्ट कंसर्न। और 8वां आपका हो जाता है कौन सा, तो डाटा डिफिशिएंट डीडी, और 9वां नॉट इवेल्युएटेड एनी। अब एक्सटेंट के लिए क्या होगा, कितने साल में ये गायब दिखाई देगा, तो एक्सटेंट कहेंगे 50 साल, 50 साल तक अगर दिखाई नहीं देता है तो इसको क्या कहेंगे, एक्सटिंक्ट कहेंगे। एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड कब कहेंगे, जब ये चिड़ियाघर में इधर उधर देखने के लिए मिले, जहां इसका प्राकृतिक आवास नहीं हो। चिड़ियाघर कोई प्राकृतिक आवास तो नहीं है, आदमी उसको बनाया है, तो इसी प्रकार से प्राकृतिक आवास में कोई पेड़ पौधा या जीव जंतु नहीं दिखाई देगा तो उसको क्या कहेंगे, ईडब्ल्यू एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड। फिर सीआर क्रिटिकल इंडेंजर, क्रिटिकल इंडेंजर इसको कब कहेंगे, तो 10 सालों में, 10 सालों में कितनी जनसंख्या गायब हो जाए, 90%। 10 सालों में कितनी जनसंख्या गायब हो जाए, 90%। या फिर इसका एक कंडीशन और थी, क्या थी बताइए, एक कंडीशन और था क्या, क्रिटिकली इंडेंजर में रखने का एक कंडीशन और था, किस कंडीशन में, 10 साल में 90% गायब हो जाए, वो तो पहली कंडीशन। दूसरा और क्या हो सकता है, दूसरा हो सकता है कि 3 वर्ष में 25% की कमी आ गई हो, 3 वर्ष में कितना,
25% की कमी हो जाए और 250 इसका संख्या बच जाए, 250 से कम, 250 से कम हो जाए और 3 वर्ष में इसका जनसंख्या कितना गायब हो जाए, 25%। 3 साल में 25% बचेगा तो भी एक क्रिटिकल इंडेंजर कहलाएगा। और इंडेंजर में कब कहलाएगा, इंडेंजर में कहलाने के लिए आपका 10 साल में 70%, 10 साल में 70% जनसंख्या गायब हो जाए तो इंडेंजर कहलाएगा। 10 साल में कितने गायब हो जाए, 70%। या फिर इसकी जनसंख्या जो है आपको बच जाए, 2500 जनसंख्या बच जाए और वो भी 5 वर्ष में इसका 20% गायब हो जाए। 2500 बचे और साथ में 5 वर्ष में 20% गायब हो, 20% की कमी देखी जाए और 2500 बच जाए तो भी इसे हम इंडेंजर कहेंगे। और 10 साल में 70% भी गायब हो जाए तो भी इसको इंडेंजर में रखेंगे। फिर एक वल्नरेबल, तो वल्नरेबल जो होता है उसके लिए आपको चाहिए 10 साल में कितनी गायब हो, 50%। 10 साल में 50%, मतलब क्रिटिकल में 90%, क्रिटिकल इंडेंजर 90%, इंडेंजर 70%, वल्नरेबल 50%। और वल्नरेबल की एक और कंडीशन क्या थी, तो 10,000 से इसकी जनसंख्या कम हो जाए 10 वर्षों में, 10,000 इसकी जनसंख्या कम हो जाए और 10 वर्ष में 50% इसकी संख्या हो जाए। 10 वर्ष में कितने परसेंट संख्या बचे, 50%। किसके लिए, वल्नरेबल के लिए। किसके लिए, वल्नरेबल के लिए। इंडेंजर के लिए कितना, 10 वर्ष में 70%, 10 वर्ष में इंडेंजर के लिए 70% और क्रिटिकल इंडेंजर के लिए 90%। और ईडब्ल्यू एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, मतलब जंगल में देखा नहीं जाए, वो कहां पाए, आदमी रूपी प्राकृतिक घर में। और एक्सटिंक्ट मतलब, एक्सटिंक्ट कब कहेंगे किसी भी जंतु या पौधा को, जब 50 साल में देखा ना जाए। ठीक है, याद हो गया, हो गया। चलिए तो बताइए, याद हो गया तो बताइए क्रिटिकल इंडेंजर कितने साल, क्रिटिकल इंडेंजर में रखेंगे किसी भी जंतु को कब, क्या कंडीशन है, 10 साल में 90%। दूसरा कंडीशन बताइए, और भी कोई कंडीशन है, दूसरा कंडीशन होगा आपका 25% की जनसंख्या बचे, वो भी कितने सालों में, 25% की जनसंख्या गायब हो जाए 3 सालों में। क्रिटिकल इंडेंजर में 90% है 10 साल में और 3 साल में 25% जनसंख्या गायब होती हो और तब उसका जनसंख्या कितना बचे, 250। दो कंडीशन, एक तो 10 साल में 90% तो भी उसको क्रिटिकल इंडेंजर में रख देंगे, और दूसरा कंडीशन क्या है, 3 साल में अगर 25% जनसंख्या गायब हो रहा है और उसका जनसंख्या 250 से कम हो जाए तब भी उसको क्रिटिकल इंडेंजर में रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब है टाइगर प्रोजेक्ट। तो टाइगर प्रोजेक्ट भारत में जो है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम लॉन्च्ड इन 1973। टाइगर प्रोजेक्ट सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है, केंद्र प्रायोजित प्रोजेक्ट है, मतलब केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया। और ये शुरू कब किया गया था, 1973 में।
The project aims at ensuring a viable population of tiger in their natural habitat and protection them from extinction. ये टाइगर प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या था? तो बाघ का जो प्राकृतिक आवास है उसको संरक्षित करना और विलुप्त होने वाले बाघ हैं, जो विलुप्ति क्षेत्र है, उसको संरक्षण देना. प्रोजेक्ट टाइगर इज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी. प्रोजेक्ट टाइगर का संरक्षण कौन देता है? तो एनटीसीए, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी. नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण. ये कब बना? तो ये द वाइल्ड लाइफ अमेंडमेंट एक्ट 2006 प्रोवाइडेड फॉर क्रिएटिंग द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी. नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी आपका अमेंडमेंट कब आया था? 2006 में. ठीक है, आज यहीं तक, बाकी नेक्स्ट डे